गुड मॉर्निंग। वर्षा अगर क्लासेस में आपका स्वागत है। सेक्शन 23 टू टॉकिंग अबाउट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और मीन्स जैसे मेरा कोई घर है, ठीक है, उसमें मैं खुद रह रही हूँ, तो मैं खुद से कुछ जनरेट कर पाऊंगी क्या, कुछ इनकम कर पाऊंगी क्या? नहीं ना। तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? नील होगी। अब यहाँ हमारे यहाँ इस केस में क्या है? जय है। इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओन रेजिडेंस, यानी कि जो यहाँ पे ओनर है, जो जय है, खुद ही के घर में खुद ही रह रहा है, तो उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी? नील होगी। और ग्रोस एनुअल वैल्यू नील होगी बाय चांस वो नेट एनुअल वैल्यू में क्या होता है कि हम जो म्यूनिसिपल टैक्स पे कर भी देते हैं तो उसका कोई रेलिवेंस होगा? नहीं ना, नहीं होगा। तो उसकी नेट एनुअल वैल्यू भी क्या होगी? नील ही होगी। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या कह रहा है? कैन नॉट एक्चुअली बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट ओइंग टू हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन एट एनी अदर प्लेस, he has to reside at that other place in a building not belonging to him. The annual value of such house or part of the house shall be taken to be nil. देखिए अब ये क्या कह रहा है, मैं बताती हूँ आपको। और लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं कि जय जो है नोएडा में रहता है। कहाँ रहता है? नोएडा में, ठीक है। और ये जॉब कहाँ करता है? गुड़गांव में। जॉब कहाँ करता है? गुड़गांव में। अब क्या है, इसने थोड़े दिन तक तो नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा क्या किया? आना जाना किया, ठीक है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ? पॉसिबल नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जय ने क्या किया? अपने जो घर है गुड़गांव में वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो सर्विस गुड़गांव में थी, गुड़गांव में जॉब करने के लिए उसे क्या करना पड़ा? नोएडा वाला घर जो है उसको वेकेंट करना पड़ा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था नोएडा से गुड़गांव तक का, ठीक है। तो उसको जो ये घर क्या है नोएडा का वेकेंट करना पड़ा। किस लिए वेकेंट करना पड़ा? ड्यू टू जॉब। तो नोएडा का जो घर वेकेंट हुआ, हम उसकी वैल्यू क्या लेंगे? नील लेंगे। इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। देखो अभी ये बोल भी रहा है, सिंस हेयर एनुअल वैल्यू विल बी नील हैंस म्यूनिसिपल टैक्स पेड हैव नो रेलिवेंस, क्योंकि देखो म्यूनिसिपल टैक्स हम पे करेंगे तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं होगा, ओके। और हम जब क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको कब मानेंगे? जब ओनर उसमें खुद रह रहा हो, यानी कि एनुअल वैल्यू क्या होगी उसकी? नील ही लेंगे, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड कब मानेंगे? जब उसमें ओनर खुद रह रहा हो, ठीक है। अब इस केस में देखो मैंने आपको बताया भी है, सेकेंड केस में ये क्या बोल रहा है? एनुअल वैल्यू यहाँ खुद रह रही है, एनुअल वैल्यू नील है। अब यू प्लस रिलेटिव्स, यदि आपके उस घर में रिलेटिव्स भी आके रहते हैं तब भी हम उसको क्या मानेंगे कि वो उसकी नेट एनुअल वैल्यू क्या है? नील है। यानी कि यू एंड योर प्लस योर रिलेटिव्स क्या हो गया? डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो उसको क्या माना जाएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, ठीक है। और सेकेंड केस में ये क्या बोल रहा है? अब देखिए यहाँ लेट से हम ले लेते हैं इसको, अब देखिए इस केस में नेट एनुअल वैल्यू क्या है? नीला, क्योंकि यहाँ ओनर खुद रह रहा है, जय खुद रह रहा है। लेकिन अब यहाँ देखो मैंने इसको क्या कर दिया है? जय को यहाँ से हटा दिया है, हटा दिया है ना इस केस में। तो अब यहाँ पर कौन रह रहा है? जय के रिलेटिव्स रह रहे हैं, ओनली रिलेटिव्स रह रहे हैं। जहां पर आपके रिलेटिव्स रह रहे होंगे तो उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। ये ध्यान रखना, उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कट भी किया होगा क्योंकि यहाँ जय नहीं रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस में ये क्या कह रहा है? ठीक है, घर क्या है? जय का है, ठीक है। और उसने क्या किया? वीरू को ये क्या किया? रेंट पे दे दिया। किस पे कर दिया? रेंट पे दे दिया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लो लिखना चाहो तो, ठीक है। ये क्या किया? जय ने अपना घर क्या है? वीरू को रेंट पे दे दिया, ठीक है। अब वीरू की कंपनी है एबीसी लिमिटेड। क्या है? एबीसी लिमिटेड। अब इस एबीसी लिमिटेड में कौन काम करता है? जय। कौन काम करता है? जय। यानी कि वीरू एम्प्लॉयर है और जय क्या है? एम्प्लॉय है। अब वीरू बोलता है जय को, बेटा कोई बात नहीं, घर पे तुम हमारे ओनर हो तो क्या हुआ, कंपनी में आओ, हम तुम्हारे मालिक हैं। आया समझ में? यानी कि वैसा वर्षा हो रहा है। घर पे कौन ओनर है?
जय, लेकिन कंपनी में कौन है? वीरू। ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ। अब इस केस में क्या होगा, ये आपने सैलरी चैप्टर का आपको ध्यान हो तो एक केस आता है जिसमें जो सैलरी की बात करते हैं तो जो एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय, उसको हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय इस इनिशियल कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या करे, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करे। एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को, सॉरी, एम्प्लॉय इज इनिशियल टू एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करे। ओके, तो इस केस में क्या होता है, यानी कि जय क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉय है, और वीरू क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, जय गया किसके पास, वीरू के पास। जय गया वीरू के पास कि सर मुझे क्या करो, रेंट फ्री एकोमोडेशन दो। रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्या चाहिए मुझे, रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, वीरू, वीरू कौन है, एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे क्या, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यदि उसके पास खुद का घर है तो वो दे, ठीक है, यदि नहीं है तो वो क्या करे, एम्प्लॉय को लेट आउट करके दे। क्या, अपने एम्प्लॉय को लेट आउट घर करके दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वीरू ने क्या किया था, जय से लेट आउट किया हुआ है, उसने क्या किया, यही घर क्या किया, जय को दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां मिस्टर जय को रेंट भी रिसीव हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि घर तो वैसे भी देखे तो जय का ही है। अब वीरू ने इसको क्या किया था, लेट आउट किया था। अब रेंट फ्री एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग देखे तो जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओनर जो है अपने एम्प्लॉय को क्या करे, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करे। अब जो वीरू ने ये जो घर लिया था वो एज इट इज क्या किया, जय को दे दिया। अब यहां पर जय क्या बोलता है, जय को क्या है, यहाँ पे रेंट भी रिसीव हो रहा है और वो खुद भी रह रहा है, दोनों ही पर्पज है, रेंट भी रिसीव हो रहा है और खुद भी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, खुद भी रह रहा है, तो यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हुआ और ऑक्यूपेशन भी हुआ। सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो गया प्लस उसका ऑक्यूपेशन भी हो गया। तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना, उसका ऑक्यूपेशन भी हो गया। ठीक है, अब जब बोलता है कि इस घर में मैं खुद रह रहा हूं तो ग्रोस एनुअल वैल्यू नील होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रोस एनुअल वैल्यू, जय बोल रहा है ये सारी बातें, उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, नील होनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, ना ना ना, अब हम यहाँ पर क्या है, जय को नील वाला बेनिफिट नहीं देंगे क्योंकि उसे रेंट तो रिसीव हो रहा है। जहां पर रेंट रिसीव हो रहा है तो वो ग्रोस एनुअल वैल्यू नील कैसे हो सकती है, मानते हो ना। तो नो बेनिफिट शैल बी अवेलेबल टू द असेसी, तो यहाँ पे असेसी को क्या है, ग्रोस एनुअल वैल्यू का जो नील वाला जो बेनिफिट होता है वो उसको नहीं मिलेगा। द रेलिवेंट प्रोविजन आर डिस्कस्ड एज अंडर। लेट से आपके पास 3 प्रॉपर्टी है, हाउस 1 है, हाउस 2 है और हाउस 3 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपने मान लिया कि आपने सेकंड और थर्ड हाउस को आपने क्या मान लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, तो थर्ड जो हाउस है आपका उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। ठीक है, पहले जो था ना, हम सिर्फ एक ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते थे। अब इस केस में थोड़ी सी क्या की है, लिबर्टी लाई गई है कि आप 2 हाउसेस को अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अब आया समझ में। हाँ, अगर आप थर्ड हाउस को भी क्या करना चाहते हो, उसकी वैल्यू नील लेना चाहते हो ना, इस थर्ड हाउस की भी, क्योंकि देखो 2 तो हमने क्या किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट किया है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको भी ग्रोस एनुअल वैल्यू नील मानूं, इसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूं और इसकी भी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या कर लूं, नील मान लूं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आपका घर है वो क्या है, ऑफिस से
दूर है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस केस में जो घर की वैल्यू क्या है, नील हो जाएगी, अदरवाइज आपका क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। यदि आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप नील लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आपका घर है वो ऑफिस से बहुत दूर है, और ऑफिस से दूर होने की वजह से जो ये आपका घर है वो क्या है, वेकेंट है। तो उस केस में आप इसकी एनुअल वैल्यू क्या ले सकते हो, नील ले सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों ही है, लेट आउट भी रहा है थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है, तो वहां सेक्शन 23(1) के अकॉर्डिंग उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। ओनली लेट आउट है तो अब उसको ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है यार, हम उसको क्या मानेंगे, डीम्ड लेट आउट मानेंगे। आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है और लेट आउट भी है तो भी वो सेक्शन 23(1) के अकॉर्डिंग क्या होगा, डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। हाँ, यदि आपका होल ईयर आपको कह रहा है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है तो सेक्शन 23(2) के अकॉर्डिंग उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाएगा। ओके, चलिए आगे। अब देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, अब देखो यहाँ क्या है, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर सर्टेन पीरियड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पीरियड, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो प्रॉपर्टी है वो क्या रही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रही है, और कुछ टाइम के लिए वो क्या रही है, लेट आउट रही है। अब देखिए जो प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल टू जुलाई कितना टाइम हुआ, 4 मंथ्स, और आगे क्या रही है, अगस्त टू मार्च, अगस्त टू मार्च तक वो कितना टाइम लेट आउट रही है, 8 मंथ्स, यानी कि 4 मंथ्स तो वो क्या रही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रही है, और 8 मंथ्स वो क्या रही है, लेट आउट रही है। तो मैंने आपको बताया पीछे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट, तो आप उस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको क्या मानोगे, सेक्शन 23(1) के अकॉर्डिंग उसको क्या मानोगे, डीम्ड टू बी लेट आउट, क्या मानोगे, डीम्ड टू बी लेट आउट, यानी कि आपकी जो वो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट मानी जाएगी। यहाँ इस केस में आपकी क्या है, 4 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड रही है, ठीक है, और 8 मंथ्स वो आपकी क्या रही है, लेट आउट रही है, ठीक है। और फिर जो उसकी एनुअल वैल्यू आएगी, उसकी एनुअल वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करेंगे। एनुअल वैल्यू को हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट से। ये देखिए एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया था एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को हम कैसे कंपेयर करते हैं। जिस बच्चे ने हमारा वीडियो नहीं दे रखा है, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप जाकर वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये आगे की क्लासेस समझ में आएंगी, अदरवाइज ये आपको लेक्चर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, तब हमारी क्या निकल कर आएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब सेक्शन 23(3) क्या बोल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर सर्टेन पोर्शन एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि एक घर है, ठीक है, उसको क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है, मान लो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ ओनर कौन रह रहा है, खुद रह रहा है, ओनर खुद रह रहा है, और फर्स्ट फ्लोर उसने क्या किया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, ठीक है। अब ग्राउंड फ्लोर पर ओनर खुद रह रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, सेक्शन 23(2) अप्लाई हो गया क्योंकि वो खुद रह रहा है। अब जो फर्स्ट फ्लोर है ओनर ने रेंट पे दिया हुआ है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, सेक्शन 23(1) के अकॉर्डिंग हम उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे, ओके। अब देखिए सेक्शन 23(4) डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में इसमें ये क्या कह रहा है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23(2) shall apply in respect of 2 such houses which the assessee may at his option specify
on this behalf, that is two house at option of assessee shall be treated as self occupied। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आपके पास घर है और 3 घर है, मान लो कि आपके पास 3 घर है, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, 2 हाउसेस को क्या कर सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो। लेट्स से हमने यहाँ 3 घर लिया है, फर्स्ट की वैल्यू 7 लाख है, सेकेंड की 8 लाख है और थर्ड की क्या है 9 लाख है। हमें ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, हमने अज्यूम कर लिया सेकेंड वाले को और थर्ड वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 7 लाख फर्स्ट हाउस की वैल्यू है, सबसे कम है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, डीम टू बी लेट आउट, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो। ओके, सेकेंड ये क्या कह रहा है, द एनुअल वैल्यू ऑफ द अदर हाउस शैल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 23(1) एज इफ सच हाउस हैड बीन लेट आउट। मैंने जैसे आपको बताया कि आप सिर्फ क्या है 2 हाउसेस को ही क्या कर सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो, और फर्स्ट हाउस को और जो रिमेनिंग हाउस है उसको आपका क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, सेक्शन 23(5) हाउस प्रॉपर्टी हैड एज स्टॉक इन ट्रेड नोशनल इनकम नॉट टू बी टैक्सेबल अप टू 2 years। अब ये बोल क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। इस केस में आप क्या करते हो, एक बिल्डर है मान लो, ठीक है, उसका काम क्या है, एक ये बिल्डर है, मान लो ये बिल्डर है, ठीक है, उसका काम ही क्या है, घर को बनाना और बेचना। ठीक है, उसने घर बनाए और उसका तो ये बिजनेस ही है, उसका ये बिजनेस है, तो उसके लिए ये जितने भी घर हैं क्या है, स्टॉक इन ट्रेड ही हुए ना, जितने भी ये घर होंगे तो उसके लिए तो ये क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड होगा, वो बनाएगा, बेचेगा और उसको सेल करेगा। सेल करेगा तो क्या होगा, कहाँ टैक्सेबल होगा, ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। कहाँ पे टैक्सेबल होगा, ये आप नोट कर सकते हो, पीजीबीपी में, क्योंकि एक बिल्डर है, जब वो घर बनाएगा उसको बेचेगा, उसके लिए ये सब स्टॉक है, उसका बिजनेस ही हुआ ना ये। तो बिजनेस जब कोई इंसान करता है तो उसका वो टैक्स ट्रीटमेंट कहाँ होता है, पीजीबीपी चैप्टर में होगा, ये हम आगे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो क्या किया उसने, सोल्ड कर दिए। ठीक है, और जो 7 और 8 जो हाउस था उसने लेट आउट कर दिया, बाकी बचा क्या, 9th और 10th हाउस बच गया, उसको वो क्या है, वेकेंट। अब वेकेंट यहाँ बच गया, वेकेंट हुआ जो, अब ये वेकेंट जो हाउस है उसने क्या किया, न तो इनको बेचा है, ठीक है, न तो इनको बेचा है इसने और न ही लेट आउट किया, खाली पड़े हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा तो तुम क्या करोगे, खाली पड़े रहेंगे और तुम इसको कभी बेचोगे ही नहीं इन घर को। ठीक है, और इनकी वैल्यू आप क्या करते रहोगे, नील लेते रहोगे। कब तक इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कब तक नील लेते रहोगे, ऐसा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ने बोला। ठीक है, जब आपने घर कंस्ट्रक्ट किया, अब बता रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको क्या, कब तक आप इसकी वैल्यू नील लेते हो। देखो, जब आपने घर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, जब आपने घर कंस्ट्रक्ट किया उसके कंप्लीट होने के बाद में जिस दिन आपको कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, कंप्लीशन का इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्लस उसके एंड होने के 2 year तक आप उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, नील ले सकते हो। जैसे ही 2 year कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका वो जो घर है वो क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। आई रिपीट अगेन फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हुआ आपका 11 जून 2021, ठीक है, 11 जून 2021 को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और आपको सर्टिफिकेट कब मिला, 26 सितंबर 2021 को। आई रिपीट अगेन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 11 जून 2021 को, ठीक है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको कब मिला, 26 सितंबर 2021 को। ठीक है, 2021 को आपको क्या, इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया। अब ये ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2022। गॉट इट, 31 मार्च 2022। अब इसके जो नेक्स्ट के जो 2 years होंगे ना, उसके एंड होने के, यानी कि 31 मार्च प्लस 2 years कितना हो गया, प्लस 2 years कब होएगा आपका, 31 मार्च 2024 को।
जैसे ही 31 मार्च 2024 से आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा ना, तो उसको हम क्या कर लेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे। तब तक आपकी ये जो वैल्यू है टिल 31 मार्च 2024 तक आपकी वैल्यू आप नील ले सकते हो। आप इस मकान की वैल्यू, आप इस घर की वैल्यू क्या कर सकते हो, नील ले सकते हो। आया समझ में? रिपीट करूं दोबारा? मैंने आपको ये बताया कि ये जो घर है जो वेकेंट है आपका, ये कब तक आप इसकी वैल्यू नील कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ लेट से आपका 11 जून 2021 को, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला आपको 26 सितंबर 2021 को, ठीक है। और ईयर एंड कब हुआ है इसका, 31 मार्च 2022 को। प्लस 2 ईयर्स में एंड ऐड करेंगे हम, वो कब माना जाएगा, 2024 को, 31 मार्च 2024 को। टिल 31 मार्च 2024 एनुअल वैल्यू शैल बी टेकन एज नील, यानी कि तब तक आप इसकी एनुअल वैल्यू क्या ले सकते हो, नील ले सकते हो। आफ्टर 31 मार्च 2024 वुड बी कंसीडर एज डीम्ड टू बी लेट आउट, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या मान ली जाएगी, नील मान ली जाएगी। देखो ये जो बिल्डर है मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, कितना प्यारा बनाया हुआ है, इसने घर है ये सोल्ड किए हुए हैं, और ये जो वेकेंट है इसके बारे में ट्रीटमेंट था। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था इस केस में, ये जो प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, ये मैंने आपको बताया था कि मैं जब आपको सेक्शन 23(5) करवाऊंगी तब बताऊंगी, बताया था ना। जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो वो क्लासेस को जाकर देखे, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात बोली थी। तो यही बात समझाने के लिए मैंने बोली थी कि जो 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स तक जो हम इसकी जो वैल्यू क्या लेते रहेंगे, 2 ईयर्स तक इसकी वैल्यू हम नील लेते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स, वो क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा, ठीक है। आई होप तो कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।